दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये वीडियो एक संदेश देने के लिए बनाया गया है। ये संदेश है भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, भारत के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के लिए। आज का वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि कोविड होता क्या है, क्यों होता है, और इसके दो मोटे मोटे रीज़न हैं। पहली बात तो ये है कि कोरोना 2024 सितंबर से पहले कम नहीं होने वाला, ये और विकराल रूप लेता जाएगा। दूसरा कारण ये है कि शायद मास्क लगाने से और सोशल डिस्टेंसिंग से या लॉकडाउन से हमें कोई भी फ़ायदा भी नहीं है, तो इसको नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ, आपको ये बताने वाला हूँ कि कोरोना क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, या ये कैसे काम करता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं किसी भी न्यूज़ में नहीं जाऊंगा या किसी भी रिपोर्ट पर नहीं जाऊंगा जो कुछ भी कहती हो, बिकॉज़ यूट्यूब पर या न्यूज़ चैनल्स पर आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आप ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। आंकड़े जो हैं वो आपको ऑलरेडी पता हैं। ख़ास बात ये है कि पिछले 2-3 दिन में केसेस भी कम हो रहे हैं और इसके लिए लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन करीब महीने भर से चल रहा है। आने जाने पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी बाउंडेशंस भी लगाई गई हैं हमारे ऊपर, पर उनकी वजह से पिछले 3-4 दिनों में असर हुआ, ऐसा क्या खास था। ख़ास बात ये थी कि हमारे आसमान पर बादल हैं, बादलों की वजह से वायरस थोड़ा सा कम फैल रहा है। और आप जहाँ कहीं भी देखेंगे कि जहाँ कहीं भी अब बारिश होना शुरू हो चुकी है या होती जा रही है, या जैसे जैसे बारिश होती जाएगी वहाँ वहाँ आपको लगेगा कि कोविड ख़त्म हो गया। ये हर बार तब होगा जब बारिश होगी। जो भी स्टोरीज़ आपको न्यूज़ में बताई जा रही हैं या जो भी आपने सुनी हैं, यूट्यूब पर देखी हैं, वो गलत हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक इमरजेंसी चार्ट है। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा का है जो 2009 और 2010 में आया था। ये जो चार्ट लिया गया है ये आपको ICMR की या CDC या WHO की गवर्नमेंट साइट्स पर भी मिल सकता है। यूजुअली रिसर्च के लिए यही चार्ट यूज़ किया जाता है। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि 2009 में कब से H1N1 के केसेस शुरू हुए थे और 2010 में सितंबर तक आके किस तरह से ये पेंडेमिक ख़त्म हो गया। ख़ास बात देखने लायक ये है कि 2009 में अगर आप देखेंगे तो जुलाई से लेके जनवरी 2010 तक केसेस थे। इनमें उतार भी आया, चढ़ाव भी आया, ऊपर भी गए, फिर नीचे भी बहुत ज़्यादा आया। बट आपको जनवरी फरवरी 2010 से लेके जुलाई तक आपको नंबर ऑफ़ केसेस ना के बराबर दिखेंगे। ख़ास बात देखने लायक ये है कि जब यहाँ पर कोई भी गिरावट आई थी नंबर ऑफ़ केसेस में, यहाँ पर कोई ना कोई प्लैनेट अर्थ के ठीक पीछे था। आज हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये उसी चार्ट में मैंने कुछ प्लैनेट्स को मेंशन किया है कि अगर कहीं पर भी नंबर ऑफ़ केसेस में गिरावट आई थी, तब अर्थ के पीछे, हमारी जो पृथ्वी है, मदर अर्थ है, इसके ठीक पीछे कौन सा प्लैनेट था। इन प्लैनेट्स को मैंने एक सिमुलेटर पर, जो प्लैनेट सिमुलेटर होता है, उस पर इसकी पोजीशंस को देखा है उन डेट्स में। और कमाल की बात यह है कि जब भी कोई डिक्लाइन आया, वहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लैनेट्स जो थे, वो कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट था जो अर्थ के पीछे वाली पोजीशन के लिए ज़िम्मेदार था। मतलब ये कह सकते हैं आप कि वहाँ पर कोई ना कोई एक ग्रह ऐसा था जो पृथ्वी के ठीक पीछे था, जिसकी वजह से गिरावट आ रही थी। आइए इसको आगे देखते हैं। ये प्लैनेट की पोजीशंस हैं अलग अलग डेट पर कि कौन सा प्लैनेट अर्थ के पीछे था, डेट्स क्या थी उनकी। इसको हम देखते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये 2 मार्च 2009 का है। यहाँ तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। आप देख रहे होंगे कि अगर आप ये देखें, ये बड़ा सा जो आपको डॉट दिख रहा है सबसे अंदर की तरफ, जो येलो सर्कल से कवर्ड है, ये ब्लू कलर का डॉट अर्थ है, हमारा मदर प्लैनेट है। इसके ऊपर सेरेस है। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको सैटर्न भी दिखाई देता है। यहाँ तक कोई भी नंबर ऑफ़ केस रिकॉर्ड नहीं हुआ था इस चार्ट पर, हमने कोई भी प्लैनेट इसमें नहीं डाला है। फिर इसके बाद में 14 अगस्त 2009 को जो अर्थ थी वो जुपिटर की शैडो में आई थी। जुपिटर यहाँ पर दिख रहा है, सन, अर्थ और जुपिटर एक ही लाइन पर हैं। इस डेट पर हमें एक मेजर डिक्लाइन मिला था यहाँ पर H1N1 के लिए। अगला डिक्लाइन आप देख रहे होंगे कि आपको सितंबर में मिलेगा इन्फ्लुएंजा के लिए, मिड ऑफ सितंबर।
ये मिड ऑफ सितंबर की हालत है जब 15 सितंबर 2009 को यूरेनस अर्थ के ठीक पीछे था, मतलब सन सेंटर में था, फिर अर्थ थी और उसके पीछे यूरेनस का शैडो था। यूरेनस ने यहाँ पर जो शैडो की वजह से ये डिक्लाइन को दिया था। इसके आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास फिर वायरस एकदम से बढ़ता है और हमारे पास दिसंबर में आके एक डिक्लाइन होना शुरू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी में 12 जनवरी एग्जैक्टली ये मार्स अर्थ के ठीक पीछे था, सन के साथ लाइन पर थोड़ा आगे ही निकल गया है। मार्स जो है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज होके चलता है, क्योंकि अगर आप टोटल स्पीड देखें मार्स की और अर्थ की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप नेपच्यून देखें तो 165 साल में एक चक्कर लगाता है सन का, अर्थ हमारी एक ही साल में लगा लेती है। इसी तरह मार्स जो होता है वो 2.25 साल में चलाता है। तो इस तरह से इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होती है। आगे जब हम देखते हैं तो ये हमने मार्च यहाँ पर डाल दिया इसको। आगे हमें दिख रहा है कि फरवरी में आप देख रहे होंगे लगातार 5-6 महीने तक कोई वायरस का ग्रोथ है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लाइन से हर महीने किसी न किसी प्लेनेट का सपोर्ट रहना चाहिए। तो 16 फरवरी 2010 को अर्थ जो थी वो वेस्टा की शैडो में थी। यहाँ पर हमने वेस्टा को डाल दिया। 25 मार्च 2010 को जो अर्थ है वो सैटर्न की शैडो में थी। आप सैटर्न और अर्थ दोनों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने सैटर्न को डाल दिया। फिर 24 अप्रैल 2010 को अर्थ जो है वो पैलेस की शैडो में थी। यहाँ पर हमने पैलेस को डाल दिया। तो लगातार लाइन से अभी तक हम 4 प्लैनेट देख चुके हैं। यहाँ पर 19 जून 2010 को अर्थ जो है वो सीरीज़ की शैडो में थी। यहाँ पर हमने सीरीज़ को डाल दिया। ये 5वां प्लैनेट हुआ। इसके बाद अगर कोई भी प्लैनेट का सपोर्ट या कोई भी एस्टेरॉयड का सपोर्ट अगर अर्थ को नहीं मिलता है तो यहाँ पर वायरस ग्रोथ करेगा। सो हमने देखा कि जून के बाद जुलाई में, अगस्त में कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। बट 18 अगस्त 2010 को अर्थ नेपच्यून की शैडो में आई थी। तो मिड ऑफ अगस्त के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फिर से एक डिक्लाइन आ गया। 22/9/2010 को ये जुपिटर की शैडो में आ चुकी थी। जुपिटर काफ़ी बड़ा ग्रह है और इसका भी सिग्निफिकेंट असर पड़ता है। यहाँ पर हमने जुपिटर को भी डाल दिया। यहाँ कमाल की बात देखने वाली ये है कि 2009 में अगर हमने 9 महीनों को देखा है, मार्च से लेके दिसंबर तक, तो यहाँ पर सिर्फ 3 प्लैनेट की शैडो पड़ी है, जिनकी वजह से जो मेजर हमारा चढ़ाव था, जो वायरस की ग्रोथ हुई थी, उसमें हमें डिक्लाइंस देखने को मिले। बट वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा प्लैनेट सपोर्ट नहीं था। जबकि वहीं अगर हम 2010 में देखें तो फरवरी या जनवरी से लेकर आपका जून तक आपके पास पाँच प्लैनेट यहाँ पर थे, जिसकी वजह से आपको मेजर डिक्लाइन मिला और यहाँ पे वायरस ग्रोथ हो ही नहीं पाया और इस तरह से ये पेंडेमिक एंड हो गया। सो हमने जो सोचा था कि भाई अर्थ के पीछे कुछ भी आता है, उस वजह से ये रुक जाता है, उस वजह से हमारे पास जो डार्क मैटर का प्रेशर है वो नहीं आ पाता, वो एक 100% मैच है। अगर ये कोइंसिडेंस है तो ये कोइंसिडेंस 1 साल के अंदर 10 बार, 12 बार या 2 साल के अंदर ये 20 बार, 15 बार नहीं हो सकता। ये कोइंसिडेंस नहीं है। हमने अभी जो आपको रिपोर्ट दिखाई है ये पूरी तरह से एक एविडेंशियल रिपोर्ट थी, जिसको चैलेंज करना मुश्किल है, क्योंकि WHO या CDC या किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी हुई 10 साल पुरानी रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड वाइड डेटा पर आधारित होती है, इसको चैलेंज करना नामुमकिन है। इसके अलावा प्लैनेट की पोजीशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो हमें उसके लिए तारीखें बदलनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ इसकी प्लैनेट की पोजीशन को चेंज कर पाना हमारे लिए असंभव है। सो इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। आइए हम देखते हैं इसमें आगे हमें और क्या समझ में आता है। आज इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार को क्या करना चाहिए? या तो सरकार अपने सरकारी तंत्र के वैज्ञानिकों को बोलें कि इस रिपोर्ट में कमी निकाल के दिखाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी जगह का जो इमरजेंस चार्ट होता है किसी भी वायरस का या पेंडेमिक का, वो पूरे वर्ल्ड के डेटा पर तैयार किया जाता है, जिसे खारिज करना आसान नहीं है। इसके अलावा जो प्लैनेट्स की पोजीशंस होती हैं ये तभी चेंज होती हैं जब आपकी तारीख, समय चेंज होता है, तो प्लैनेट्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अदरवाइज़ मैं अगर कहूँ कि नासा किसी प्लैनेट की पोजीशन को आज चेंज कर दे, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये आप भी जानते हो कि ये मुमकिन नहीं। सो इस तरह से मैं कह सकता हूँ इस रिपोर्ट को खारिज करना मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। सो आज जब हमें ये पता है कि कोई रेडिएशन है जो इंटरस्टेलर स्पेस से पृथ्वी के अंदर आ रहा है,
तो हमें वायरस का इलाज करना चाहिए या रेडिएशन का इलाज करना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा, रेडिएशन कैसे फैलता है ये आपको पता है। रेडिएशन, जब भी आप रेडिएशन का आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी बॉडी ससेप्टेबल होती है रेडिएशन के लिए, रेडिएशन आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। इसके लिए या तो हम लोग पानी में रखते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को, या फिर उसको कंक्रीट के अंदर रखते हैं। ये एक अकेला केस है जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो है वो स्पेस से आ रही है आपके पास, एंड वी ऑल आर ससेप्टेबल, हम लोग रेडिएशंस को ले सकते हैं। सो इस केस में क्या आप कंक्रीट में बंद होना पसंद करेंगे? आप रेडिएशन को जब समझते हैं तो क्या आप मास्क लगाने के बाद रेडिएशन से बच जाएंगे? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग करने के बाद इस रेडिएशन से बच जाएंगे? क्या आप लॉकडाउन लगाने के बाद में इस रेडिएशन से बच जाएंगे? अगर आप नहीं बचाएंगे तो, या नहीं बच पाएंगे तो आपने ये सब कर क्यों रखा है? ये सारे रूल्स क्यों बना रखे हैं? सो मेरे ख्याल से जल्दी मार्केट खुलना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी डाउन ना हो। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। मास्क की प्रैक्टिसेस को बंद करना चाहिए क्योंकि इससे कई लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद भी पर्सनली मास्क लगाना पसंद नहीं करता। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोग जितना सोशल गैदरिंग करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग खुश रहेंगे, और हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा हम सुखी होंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट सिर्फ वो गाइडलाइंस लगाए जिससे आप परेशान, दुखी होते हो, टेंशन में आते हो, डिप्रेशन में आते हो, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हो, इवनिंग वॉक पे नहीं जाते हो। सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ये एक तरह की बात थी। इसके बाद विज्ञान पर आ जाते हैं। तो विज्ञान में अगर मैं कहूँ कि मैं WHO से एक्सपेक्ट करता था कि वो सही डेटा लेकर आए, आई एम सॉरी, उनका फ़िज़िक्स से कोई लेना देना नहीं। आप उन्हें फ़िज़िक्स पढ़ाने बैठेंगे, वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मैं ट्राई कर चुका हूँ, ट्रस्ट में, फ़िज़िक्स उनको बिल्कुल भी नहीं आता। फ़िज़िक्स से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट भी आती है तो जब तक उन पर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं होगा तब तक वो उस रिपोर्ट को सामने भी नहीं लाएंगे, क्योंकि इससे उनकी बहुत सारी खामियों के बारे में पता चलेगा। वैक्सीन के पीछे का सच भी शायद आपको पता चले, बिल गेट्स फाउंडेशन का सच, और चाइना किस तरह से प्लान कर रहा था शायद आपको वो सच भी पता चले। WHO ने कहाँ कहाँ किस किस को कैसे सपोर्ट किया है वो भी शायद आपको पता चलेगा। मुद्दे की बात यह है कि अभी हम लोगों को बचना है। सो गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए कि वो फिज़िक्स को आगे बढ़ाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये फिज़िक्स की बात थी तो फिर ये नासा को क्यों नहीं पता थी? आई डाउट अगर बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ कोई भी WHO का करार हुआ है, या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन या कोरोना से रिलेटेड कोई भी उनको सपोर्ट किया है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि चाइना गवर्नमेंट को ये पहले से पता था कि ये पेंडेमिक आने वाला है। इट इज़ ऑलरेडी प्री प्लान्ड। मुझे पता हो सकता है तो चाइना को क्यों नहीं, जिसके पास इतने सारे साइंटिस्ट हैं। मैं अपने साइंटिस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दूं, पर क्या मैं चाइना को कर सकता हूं? नहीं। सो अगर उनको पता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने उसको ठीक है प्लान किया, उसके लिए चीज़ें तैयार की, मार्केट में भेजी, इकोनॉमिकल बूस्टर का काम किया इसने एक तरीके से उनके लिए। पर आज की डेट में जब हमें ये सब पता है तो क्या इन सबको उसका विज्ञान भी पता है? मैं शुरुआत से विज्ञान पर ही काम कर रहा था, लेकिन मेरे पास इसका एविडेंस नहीं था। पर जब मेरे पास एक सही थ्योरी थी इसकी, तो मैं थ्योरी को लॉन्च करूं, थ्योरी को पब्लिश करूं, फिर उस पर लोगों की अवहेलना को झेलूं, फिर उनको जवाब दूं, फिर सालों तक फाइट करूं, उससे अच्छा था कि एक एविडेंशियल रिपोर्ट को पता करना। सो आज हमारे पास एक एविडेंशियल रिपोर्ट भी है। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट हम लोग शायद मास्किंग भी हटा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी हटा सकते हैं, मार्केट भी खोल सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं। पर क्या सिर्फ इतने से काम चलेगा? आप जब भी इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले किसी भी रेडिएशन को फेस करोगे, ये तब होगा जब आप स्पेस की तरफ देख रहे हो, जब आप तारों की तरफ देख रहे हो, और ऐसा होता है सिर्फ रात में। सो रात में आपको बाहर नहीं निकलना है, बिकॉज जो रात का समय है उस टाइम पर ये रेडिएशन अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जब हम सूर्य को फेस कर रहे होंगे, मतलब जब दिन का टाइम होगा, तब ऐसा नहीं होगा। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है और आप दिन में पूरी तरह से सेफ़ हैं। हालांकि मैं साल भर से अपनी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करता आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि जो रात के लॉकडाउन है उसका लॉजिक कहाँ से आया। जब एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई रात को शादियों या पार्टियों की वजह से लॉकडाउन कम लगाया जाता है,
ये मुझसे किसी रिपोर्टर ने कहा था और मैंने उनको जवाब दिया कि आप अपने ऑफिस में चारों तरफ देखिए, किसी शादी से कम भीड़ नज़र आए तो मुझे एक बार बताइए। किसी पार्टी से कम गैदरिंग हो, कम शोर हो रहा हो, कम लोग बैठे हुए हों, तो भी आप मुझे बताइएगा। तो वो चुप रह गए। इसके अलावा जब भी म्यूटेंट आएगा, हालांकि म्यूटेंट अभी बहुत जल्दी नहीं आने वाला, कुछ एक म्यूटेंट अगले 2-3 महीनों में आएंगे जब कोविड बिल्कुल नहीं दिखेगा। पर म्यूटेंट का जो टाइम है वो अप्रैल 2022 से शुरू होता है और उसमें अभी टाइम है। बट जब भी म्यूटेंट अटैक करेगा अर्थ पर, वो दोपहर 3-4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का टाइम होगा, इसके बाद में नहीं करेगा। सो आपको जो अपना बचाव रखना है वो मेनली आपको रात के टाइम पर रखना है। दिन के टाइम पर आप पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं, मार्केट खुल सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ खुल सकती हैं, काम हो सकता है, हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आ सकता है। पर आप ये तो मान गए होंगे कि अगर कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है तो वो सिर्फ इसलिए डेवलप हो रहा है कि स्पेस से आपके पास कोई ना कोई रेडिएशन तब आ रहा है जबकि कोई भी प्लैनेट अर्थ को पीछे से सपोर्ट नहीं करता। जब भी कोई भी प्लैनेट सपोर्ट करता है तो नंबर ऑफ़ रेडिएशन, या मुझे कहना चाहिए कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो होता है वो कम हो जाता है, नंबर ऑफ़ केसेस भी आपके कम हो जाते हैं। सो पहली चीज़ ये कि जिस चीज़ की वजह से ये का सब हो रहा है, या वायरस या पेंडेमिक आ रहा है, ये एक रेडिएशन है। जब हम इस बात को जानते हैं कि ये रेडिएशन है, तो क्या इलाज वायरस का होना चाहिए या रेडिएशन का? दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो कोरोना है, कोविड है, वो 5G रेडिएशन की वजह से फैल रहा है। और 5G रेडिएशन उस टाइम पर, ये रिपोर्ट इटली ने दी थी, इटली में ट्रायल्स हो रहे थे, एंड आज के डेट में इंडिया में भी ये स्टार्टिंग पर है, अभी तक ज़्यादा हुआ नहीं है। चाइना में ये ऑलरेडी हो चुका है, पर पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर टावर्स नहीं थे वहाँ पर ये कैसे फैला? यूके की गवर्नमेंट बॉडी PHE ने अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें 5G वाली रिपोर्ट को खारिज किया गया, और उसमें कारण ये दिया गया कि ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करने के लिए आपको 310 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी भी वाइब्रेशन या रेडिएशन को ह्यूमन बॉडी को थोड़ा भी डैमेज करने के लिए। लेकिन 5G रेडिएशन में जो यूज़ होता है दैट इज़ हार्डली अ फ्यू टेंस ऑफ गीगाहर्ट्ज़, मतलब इसका मैं कहना चाहूँगा शायद 10 गुना कम। सो जब ये वो रेंज ही नहीं है तो वो इफ़ेक्ट ही नहीं डाल सकती। मेरा सवाल एक बड़ा सिंपल सा था कि मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट या जो भी ऐसी गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, इनको किसी चीज़ को जज करने के लिए सिर्फ जज ही क्यों करना होता है, उसकी तह में क्यों नहीं जाते? पहली बात ये है कि जब भी रेडिएशन से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट दी गई थी, इन्होंने कभी भी नहीं जानना चाहा कि वो रेडिएशन वाली रिपोर्ट का बेस क्या था। जिसने भी रिपोर्ट दी थी वो एक साइंटिफिक बॉडी थी, वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे जो जाने माने साइंटिस्ट थे। अगर वो रेडिएशन थ्योरी तक पहुँचे तो उन्हें क्यों लगा कि ये रेडिएशन हो सकता है या 5G रेडिएशन की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतने से काम नहीं चलेगा, हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे, कॉमर्शियल लेवल पर, इवन गवर्नमेंट के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अभी दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर शुरू होगी नवंबर से। नवंबर में ये लहर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पहले महीने से ही शायद हमारे पास 2-3-4 लाख के केसेस आने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर 4 के बाद ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर सही सरकारी आंकड़ों को रिपोर्ट किया गया तो शायद 8-10 लाख होना बहुत ही मामूली बात है। म्यूटेंट्स वगैरह जब आएंगे, जब नंबर ऑफ़ केसेस थोड़े से रिड्यूस होंगे और म्यूटेंट्स आपका हर महीने में 1-2 म्यूटेंट्स आएंगे, वो समय शुरू होता है अप्रैल 2022 से। अगर मैं टोटल टाइमलाइन की बात करूं तो कोविड अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता जाएगा, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ये होगा कम से कम सितंबर 2024 तक। तब तक हमारे पास राहत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास बचने के तरीके नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट इसको ठीक से प्लान करे तो हम इससे बच सकते हैं। हम बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन बना सकते हैं, जनरल पीपल के लिए भी बहुत छोटी छोटी गाइडलाइन बना सकते हैं, जिससे इससे बचा जा सकता है और आराम से रहा जा सकता है। ज़रूरी ये है कि हम सब लोगों को एक साथ आना है, सिर्फ भारत को नहीं, सारी कंट्रीज़ को भी इसमें साथ देना होगा। हमारे पास बैकअप की कोई भी कमी नहीं है, हम लोग सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। विज्ञान में मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है एक सही विज्ञान को जानने में, समझने में, वो मैं करता रहूँगा। बाकी सपोर्ट आप लोगों से चाहिए।
मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो वायरल हो जाए या कुछ हो जाए। अगर आप में से किन्हीं 5 लोगों ने या 10 लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है, जिन्हें ये लगता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचा सकते हैं, आप डायरेक्टली इस वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे और आपको बचाने के लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आज के डेट में मिलियनर या बिलियनर हैं और आपकी जान की सेफ्टी है, तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड, ये आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है। आपके पास कितना पैसा है ये इस बात को गारंटी नहीं करता कि आप उससे बच ही जाएंगे, जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं है। सो सही जानकारी देने के लिए मैं हूँ। काम करने के लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को इस पर काम करना पड़ेगा। मुझसे जुड़े रहें, मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको देता रहूँगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, बट इस चैनल को आपको कहीं ना कहीं से ये सही मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। यू हैव टू मेक श्योर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बी कनेक्टेड, बी इन टच एंड बी सेफ। थैंक यू।